हेलो यू ऑल। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप ट्रिक्स बता दीजिए कुछ कुछ टॉपिक्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हो। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। इसलिए इस टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजीज में बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा टॉपिक है जो आपके क्लास 11th में केमिस्ट्री का भी पार्ट फॉर्म करता है और क्लास 12th में आपके फिजिक्स का भी पार्ट फॉर्म करता है। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हो तो आपका फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ूंगी तो डुअल नेचर ऑफ मैटर जो कि आपका फिजिक्स का एक टॉपिक है क्लास 12th का, वो भी कवर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस एक चैप्टर से बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। दैट्स वाई मैं अपने सारे ट्रिक्स आपको इन चैप्टर्स पे बताऊंगी ताकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ आसानी से प्रिपेयर हो पाए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं जो टॉपिक्स पढ़ाऊं उतनी ही थ्योरी एक्चुअली आपको आनी चाहिए उस टॉपिक के लिए, ना तो आपको उससे ज्यादा कुछ पढ़ना है और ना उससे कम कुछ पढ़ना है। कुछ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैंने निकाल कर रखे हुए हैं, कुछ बुक से मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके कवर हो जाएं। इन केस यू फाउंड एनी डिफिकल्टी और एनी डाउट, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पे हम टाइम टू टाइम कभी ना कभी लाइव डाउट सेशंस लेते रहते हैं एंड आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो ये छोटी मोटी बातें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अभी क्लास 11th में फ्रेशली एंटर नहीं कर रहे हो, है ना। तो हमें पता है कि मैटर में हर चीज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज योर एटम। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशन लिखी हैं आपको दिखने में भले लग रही हो कि छोटी मोटी हैं, बट ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सिर्फ इन दो इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला इन विच वी हैव मल्टीप्लाइड द फ्रीक्वेंसी विद द वेवलेंथ। ठीक है, so the product of multiplication of frequency and wavelength is equal to speed of light. This is a universal formula that you need to know. ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि एनर्जी अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हो, वॉट एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यू आर टॉकिंग अबाउट, जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करो। कई बार जब हम लोग मैग्नेटिक वेव फील्ड्स पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये चीज काम आती है कि एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेसिक वेव। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, अगर कोई वेव फॉर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है, जरा इसको डिसेक्ट करके देखते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हमें बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखने को मिला। तो इसको इन्होंने हटाया कैसे, अगर आप कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल टू में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एच इज बेसिकली दैट प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको आप प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका बार बार यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। ठीक है, तो आपको ये बेसिक एक इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं एनर्जी की वेवलेंथ से कैसे रिलेशन है, तो आप लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो सी बाय लैम्डा। एम आई राइट? आप ये चीज लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब अगर आप ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू एच बाय सी इंटू लैम्डा। और यही वाली इक्वेशन आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को याद रहती है। मतलब हमें दो चीजें क्या समझ में आनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव and energy is inversely proportional to the wavelength of the wave. That is a very important take home message that you need to know. ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हो। अब इसके आगे बात करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आपको या तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पूछ लेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर में पूछ लेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये टॉपिक पूछते हैं। क्या पूछते हैं, वो बोलते हैं कि हम 4 वेव्स दे रहे हैं, इनको एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करो। अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आपका वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। अब आप पूछेंगे मैम क्यों, हमें नहीं मानते आपकी बात कि ऐसा होता है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया कि क्यों ऐसा होता है। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे दैट इज सी बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा ऑलरेडी एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, है ना। बट अगर आपको मैं समझाऊं, एक बेसिक अप्रोच बताऊं, तो जरा ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। सपोज करिए ये एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो जा रही है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वेव ए है, और मैं वेव बी बना रही हूं। ठीक है, ये वेव बी है, ये वेव ए है, दिस इज योर वेव ए। जो वेव ए है, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस काउंट करो। मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं वेव ए और वेव बी दोनों में लेके चल रही हूं। तो अगर आप देखो कि अगर 1 मीटर डिस्टेंस
या मान लो 1 मिनट में। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में वो वेव कितनी ज्यादा ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, यही मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। अगर मैं ये टाइमलाइन मान लूं कि चलो 1 मिनट में हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5। एम आई राइट? तो ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 हर्ट्ज। जरा आप नीचे बी वेव को देखिए, 1 मिनट में ये कितना ऑसिलेट कर रही है, 1 और 2। आप सीधे से मुझे एक बात बताओ, जिस वेव की जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी वो उतनी बार ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी। इसीलिए एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना। लैम्डा का बच्चों मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है एक पीक से लेके दूसरे पीक तक आने में ये जो डिस्टेंस लगती है, दैट इज वेवलेंथ। मतलब एक जगह वेव ने अपनी पीक बनाई, फिर वो नीचे गई, फिर वो जब दोबारा ऊपर आती है तो वो जो डिस्टेंस होती है दो पीक के बगल में, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। या तो जब वो 2 बार नीचे गई तो उसके डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलते हैं। सीधी सी बात है, जिसकी अब इसमें यहां देखो, ये है इसकी वेवलेंथ, दिख रहा है, ये है इसकी वेवलेंथ। जरा ध्यान से देखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा बार ऊपर नीचे कर रही है, तो उसकी सारी वेव्स कंजेस्टेड बनती है, पास पास बनती है। देखो ये कंजेस्टेड लग रही है आपको वेव फॉर्म ए, जबकि आप वेव फॉर्म बी देखिए, जिसकी एनर्जी कम है तो वो क्या करता है, बड़े आराम से ऊपर चढ़ता है और बड़े आराम से नीचे उतरता है। जब ये कंफर्ट जोन में चल रहा है तो इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। इससे आपको एक चीज समझ में आए कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब मैं इस चीज पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना बेसिक सा कंसेप्ट अगर आपको पता है कि एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वेव की वेवलेंथ पे नहीं। वेवलेंथ पे क्यों नहीं? क्योंकि जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना, वो उतना ज्यादा बार ऊपर नीचे करेगी। ऊपर नीचे करेगी तो उतने कम जगह में उतने ज्यादा वेव्स बना लेगी वो, तो उसकी वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो वेव ए में। लेकिन अगर आप वेव बी में देखो तो अगर उसके पास एनर्जी कम है, तो अगर एनर्जी कम है तो आप देख रहे हो इसकी वेवलेंथ कितनी लंबी है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। ओके, लेट्स मूव बैक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपसे कहा जाता है कि मैं कुछ वेव्स के नाम बता रही हूँ, इनको आपको एनर्जी के हिसाब से लगाना होता है। अब मेरे पास इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है बेटा? इसको आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में याद रख लो। कैसे याद रखोगे? कॉस्मिक गामा एक्स यूवीआई रेडियो। यूवीआई माइक्रो रेडियो तो सबको याद रहता है, एक्स यूवीआई माइक्रो रेडियो मैं कैसे याद रखूंगी? कॉस्मिक गामा एक्स यूवीआई रेडियो। अगर आपने ये एक स्टेटमेंट याद कर लिया तो जैसे जैसे आप कॉस्मिक से रेडियो की तरफ आएंगे तो रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। मतलब अगर इनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगी, एनर्जी सबसे कम रहेगी। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स ये लोग केमिस्ट्री में या फिजिक्स में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा वेव फॉर्म की एनर्जी किसकी है, सबसे कम किसकी, सबसे वेवलेंथ ज्यादा किसकी, मल्टीपल टाइम्स पूछ लेते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आपके एक बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इन्होंने जब एटम की स्टडी की थी तो इन्होंने देखा था कि एटम के अंदर ना कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट कर सकते हैं, जिसको बाद में इन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स तो आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वो तो अनअफेक्टेड रहते हैं किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से। इन्होंने डिस्कवर किया कि जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक्चुअली वो एनर्जी से आपके अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये लोग सबसे पहले एक एटम लेते हैं, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराते हैं अल्फा पार्टिकल्स का। तो डेफिनेट सी बात है कि अल्फा पार्टिकल्स कुछ एनर्जी लेके आती हैं। जब एक ये इलेक्ट्रॉन से एक अल्फा पार्टिकल टकराता है तो अपनी पूरी पूरी एनर्जी कोलिजन के थ्रू ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होता है, ऊपर वाले स्टेट में जाता है, या इलेक्ट्रॉन अपना एटम छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो व्हेन इट गेट एक्साइटेड, जब वो एक्साइट होता है, एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, मान लो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म होगी ना। कोलिजन की एनर्जी हमेशा थोड़ी होती है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों का मान लो फेस्टिवल सीजन आएगा, दिवाली वगैरह का सीजन आएगा, मैक्सिमम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। जैसे ही वो उनका फेस डाउन आएगा, एनर्जी अपने आप गिरेगी और फिर से वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे, रियलिटी चेक में आएंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बर्बाद कर दी, है ना। इसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, की मतलब आपने एनर्जी अब्सॉर्ब की, आप एक्साइटेड हुए, और अब्सॉर्ब करने के बाद आपने जो एनर्जी अब्सॉर्ब की थी वो रिलीज भी तो हो जाएगी। एक बार दिवाली बीत जाएगा फिर आपके मन में मतलब वो आएगा कि अरे अब तो ठंडी का सीजन है, अब हाइबरनेट कर लेते हैं, अगले साल का पेपर है, फरवरी से पढ़ लेंगे। तो ये वाली जो फीलिंग होती है दैट विल आल्सो कम इनटू योर माइंड। फाइन। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब बोलते हैं बेटा कि जब आपने एनर्जी को कोलाइड करवाया, तो जब ये पहला स्टेप तो इसका अब्जॉर्प्शन होता है ना, अब्जॉर्ब करके ये हायर स्टेट में जाती है, और जैसे अब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी खत्म हो गई तो फिर ये वापस से लोअर स्टेट में आ जाती है। जैसे कि आप यूट्यूब पे कितने भी फालतू की चीजें देख लो कि फेस्ट कैसा होता है, कॉलेज लाइफ, मेडिकल लाइफ कैसी होती है, इन सब चीजों से आपको पल भर का मोटिवेशन मिलता है, उसी को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
कि जब आपने लिया तब तो आपने एनर्जी ऑब्जॉर्व की तो आपको बहुत मोटिवेटेड लगेगा, बट वंस दैट मोटिवेशन गोज डाउन आप वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाओगे और आप मेहनत नहीं करोगे, एक्चुअली सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। वही वाला होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि देखने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा लगता है, बट टाइम जब बीतता है तो वापस से आप अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हो। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो कुछ एनर्जी एमिट करता है, एमिट करने की वजह से उसमें इमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। अब इसमें दो पॉइंट जो बार बार एम्स में पूछते थे बोलो, कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है दैट इज डार्क लाइंस ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम जो है दैट इज डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम विच इज ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हूं। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। अब डुअल स्टेट ऑफ मैटर की हम लोग पहले बात करेंगे, क्योंकि ये ना बेसिकली आपके पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। ठीक है, कि वेव फॉर्म किस में होता है और हाइड्रोजन एटम में। देखो इस चैप्टर को ना मैं 3 सीरीज में कवर करूंगी। 3 सीरीज क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वन शॉट में आपको मैं कुछ भी पढ़ा के चली जाऊं, आपको समझ में आए ना आए रटना नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीजें समझ में आए और क्वेश्चन निकले। तो पहले में हम लोग करेंगे आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। दूसरे में हम लोग करेंगे हाइड्रोजन एटम एंड बोर्स मॉडल के सारे क्वेश्चन। तीसरे में हम लोग करेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल्स और क्वांटम नंबर्स के सारे क्वेश्चन। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर और ट्रिक्स पूरे कवर हो जाएंगे, ताकि आपके तीनों चैप्टर फिजिक्स का आपका एटम, केमिस्ट्री के एटम्स एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर आपको समझ में आ जाए। फाइन, प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी की बात करते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही थी कि atoms and molecules can emit or absorb only in discrete quantities, not in the continuous manner। इनके कहने का मतलब था कि जो एटम या मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई वेव आती है और वो सिर्फ वेव को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर, तो आप अगर एक पैकेट ऑफ एनर्जी दे दो, एक बंडल ऑफ एनर्जी दे दो, तो ये सिर्फ इस एनर्जी के बंडल को भी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। इनके लिए एक वेव होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज पहले कही थी। इसीलिए इन्होंने कहा था कि एनर्जी जो होती है किसी भी वेव की वजह से मिलती है, वो हम सबको पता है क्या है, एच न्यू, है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि उस वेव की कितनी एनर्जी होगी। अब डेफिनेट सी बात है, कोई भी वेव है तो वेव में भी तो पार्टिकल होता है ना बेटा। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल ऊपर नीचे होते हैं। जब ये वाला पार्टिकल इसको धक्का मारता है तो क्या होता है, आगे वाली चीजें वाइब्रेशन में जाती है और इस तरीके से आपकी ये वेव फॉर्म बन जाती है। मतलब जो आपको वेव दिखता है एक्चुअली में वो भी क्या है, कंटिन्यूअस छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो हैं जो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी के हिसाब से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे फोटोन बोलते हो ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी होती है जो वेव फॉर्म्स अपने साथ लाती है एक पार्टिकल के साथ, और जब ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। सिंपल सा ये कंसेप्ट इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि एटम्स कैन एब्जॉर्ब और एमिट ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज, नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। इनके कहने का ये मतलब था कि वो छोटे छोटे मतलब पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वेव होनी चाहिए इनकी एनर्जी ट्रांसफर के लिए। ठीक है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसमें इनका जो वैल्यू है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज जूल सेकेंड। बहुत लोगों को ये यूनिट नहीं पता होती, नीट में इस यूनिट में बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आपको यूनिट्स का भी पता होना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये पता है। अब व्हाट इज दिस क्वांटम? क्वांटम का मतलब होता है बेटा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी emitted or absorbed by an electromagnetic radiation। वो सबसे छोटी एनर्जी जो कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो अब्सॉर्ब कर पाए या एमिट कर पाए, दैट इज नोन एज क्वांटम। मतलब कुछ नहीं है। जैसे अगर हम लोग जैसे आप बात करते हो करेंसी की, तो हमारे यहाँ पे क्या चलता है आज की डेट में, रुपए चलते हैं। अब आप किसी दुकानदार को जाके बोलेंगे लो 50 आने का सिक्का ले लो, वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आज की डेट में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो सिक्के का है दैट इज ऑफ 1 रुपी, उससे छोटा कुछ आता नहीं। ठीक है, तो वैसे ही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं तो उनकी एनर्जी का जो सबसे छोटा फॉर्म होता है दैट इज नोन एज क्वांटम। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने आपका बेसिकली माना था कि वेव्स जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो एक पार्टिकल के फॉर्म में बस एनर्जी ट्रांसफर होता हो, कि एक क्वांटम आया या एक फोटोन आया, वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसने पूरी एनर्जी इसको दे दी और फिर अब ये अपनी एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, ये सिंपल इन्होंने आपका, आप कह लो कि सीधे तरीके से ये बताया था कि इट इज अ पार्टिकुलेट नेचर। वेव नेचर जरूरी नहीं है, पार्टिकल के फॉर्म में भी एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको बात करेंगे। ये बेसिकली आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हुए आया था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखता हुआ आया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी वो कौन दो चीजों को एक्सप्लेन करती है। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पहली चीज तो आपके पार्टिकल नेचर ऑफ वेव फॉर्म्स को एक्सप्लेन करती है। जैसे हमने डुअल नेचर में पढ़ा था कि कोई भी चीज होती है उसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक तो पार्टिकल फॉर्म होता है, मतलब एक आया इससे टकराया और एनर्जी इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हुई। एक वेव फॉर्म होता है कि पूरे वेव के फॉर्म में एनर्जी चल रही है। ठीक है,
तो प्लैंक जो थ्योरी है वो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है, जो कि किसी भी वेव के पार्टिकल नेचर को शो करता है, कभी भी वो वेव नेचर को शो नहीं करता। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनर्जी ट्रांसफर को लेके। इनके सीधे से कहने का मतलब है कि जो आप क्वांटम में एनर्जी लेके आ रहे हो ना, वो दो चीजों के लिए यूज होता है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करो तो उसमें क्या करते हैं, एक मेटल की शीट होती है और इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कैथोड रेज वगैरह होते हैं। जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना, तो यहाँ के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। ये एक्साइटेड होते हैं तो इधर रन करते हैं, ठीक है, आपके मेटल की शीट की तरफ रन करते हैं। व्हाट हैपन्स, यहाँ पे इन पे जो एनर्जी पीछे से स्ट्राइक कर रही, मान लो 200 जूल स्ट्राइक कर रही है, तो 200 जूल आगे से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। ये 200 जूल एनर्जी दो पार्ट में यूज होता है। पहला, कुछ एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके एटम से बाहर निकालने में, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी जिसको आप बोलते हो, या फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। तो ये हो गई आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और कुछ एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। क्या मैं कहना चाह रही हूँ, 200 जूल की एनर्जी मैंने आपका क्या की, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ फिर से एक बार। सपोज करिए ये आपका एटम है, मतलब एक शीट लगी हुई है मेटल की, इसके पीछे मैंने 200 मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, और इस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 200 वोल्ट जो तुम दे रहे हो ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले तो इतना इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा ताकि वो अपने एटम को तो छोड़ के निकल पाए, उसके अट्रैक्शन को छोड़ के निकल पाए। तो इलेक्ट्रॉन को इसको छोड़ के निकलना है और इसको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। ये जो तुम 200 दे रहे हो, 50 तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी एटम को छोड़ के निकलने में चला जाएगा, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हो। व्हाट डू यू कॉल इट, इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्लस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आपको मम्मी पापा मान लो दूध लाने के लिए, पनीर लाने के लिए 200 रुपए देते हैं, तो पहली बात तो 50 रुपए का तो आपको दूध या पनीर ही मिलेगा। 150 से अब आप डिपेंड करता है कि क्या करोगे, है ना, खाने के अपने लिए कुछ खरीदोगे, किसी और के लिए कुछ खरीदोगे, वॉट एवर। तो ये आपकी एक्स्ट्रा मनी है और ये तो आपको देना ही देना है अगर आपको एटम से बाहर निकलना है तो। ठीक है, सिंपल से यही कंसेप्ट को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो आप एनर्जी देते हो वो पहली चीज तो उस पर्टिकुलर मेटल की थ्रेशोल्ड यानी मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी से, ताकि इलेक्ट्रॉन निकल पाए, उसमें यूटिलाइज होती है। दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज होती है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी को बोलते हैं फोटोन कंसेप्ट, कि भैया क्वांटम या फोटोन एक एनर्जी पैकेट में लाता है 200 मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो इस पे स्ट्राइक करता है तो 50 तो इसमें बर्बाद हो गया इसको निकालने में। 150 जो बचा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में स्पीड आती है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे गए। क्या पूछे गए जरा ध्यान से देखना। तुम जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट दोगे उतना ज्यादा क्या होता है, क्वांटम्स या फोटॉन्स निकलते हैं। इंटेंसिटी का बेटा मतलब होता है कितने ज्यादा तुम फोटॉन्स को उसमें से निकाल पाए हो। फॉर एन एग्जाम्पल आप 200 देंगे तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। और अगर आप इसको 2000 दे दें जिसकी आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉरी थ्रेशोल्ड कितना है, 50 है, तो इसमें आप कितना निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं तो आप कितना निकाल लोगे, 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर 5 है और मैं इसको 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं, मतलब सीधी सी बात समझो, जितना ज्यादा तुम वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, मतलब जितना ज्यादा तुम पीछे से देने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पहले समझाया था कि किसी भी वेव की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसका मतलब आपने आने वाले क्वांटम्स को बढ़ा दिया। राइट, आने वाले क्वांटम्स को बढ़ा दिया। अगर आपने आने वाले क्वांटम्स को बढ़ा दिया तो डेफिनेट सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस मेटल से वो भी ज्यादा निकलेंगे। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया है तो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर। क्या मैं कह रही हूँ, ये आपका एक मेटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, 50 की मान लो चाहिए। और मैं जो पीछे से एनर्जी दे रही हूँ इस मेटल को, ये मैं एनर्जी इसको दे देती हूँ मान लो 500 की, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, 500 की दे रही हूँ। तो अगर मैं 500 की दे रही हूँ तो इसमें से सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। अगर मैं एक वेव के फॉर्म में इसको 500 दे रही हूँ तो 10 निकलेंगे। अगर मैं इसको 5000 दे दूं, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं, तो अब कितने निकल जाएंगे भाई, 50 तो हर किसी को चाहिए, तो अब इसमें से निकल जाएंगे 100, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसमें कितने निकल जाएंगे बच्चों, इसमें निकल जाएंगे 100 इलेक्ट्रॉन्स। कितने निकल जाएंगे, 100। जब 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जो करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की वजह से करंट बनता है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट। यही सिंपल सी चीज यहाँ ग्राफ में समझाई गई है कि जो करंट बनता है,
सीधी सी बात है, एक मेटल जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा, जितनी तुम पीछे से ज्यादा एनर्जी दोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक, जितना ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी का देंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपने मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे दी, पीछे वाले वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा आपके क्वांटम या फोटोन आपने दिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा जरा ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। दो जगह आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, पहले तो आपके बेसिक काम करने में, दूसरा आपके ख्वाबी काम करने में। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकालो एटम से, यानी आयनाइजेशन एनर्जी देना या थ्रेशोल्ड एनर्जी देना। वही यहाँ पे दिखाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की निकलती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो डिपेंड करता है कि उसकी थ्रेशोल्ड कितनी। मान लो 50 अगर उसकी थ्रेशोल्ड है तो पहले ही 50 तो सिर्फ वो निकलने में बाहर यूटिलाइज कर लेगा, उसके बाद की जितनी एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उससे वो दौड़ लगाएगा। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी तो फिक्स्ड है। अगर मुझे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो 100 को निकालने के लिए कितने चाहिए? सबके लिए 50 अलग अलग चाहिए, लेकिन किसी एक की एनर्जी थोड़ी ना बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सीधी सी बात है यार, 50 रुपए का दूध आता है, मम्मी पापा तुम्हें 100 रुपए दे रहे हैं, तो जब तुम 100 रुपए लेके जाते हो तो तुम 50 रुपए का दूध खरीदते हो, 50 रुपए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो तुम उससे अपना खर्चा उससे कर सकते हो पॉकेट मनी की तरह। अगर तुम्हें मम्मी पापा 50 की बजाय 200 रुपए देने लग जाए तो तुम्हारा दूध तो अभी भी 50 का आ रहा है, तुम्हारे पास पॉकेट मनी कितनी हो गई? 150। सेम वही कंसेप्ट है कि अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब इसमें देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है? आप पीछे से चाहे कितने भी क्वांटम दे दो, उससे आगे की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं मैम ये तो गलत बात है। अच्छा, एक बार ध्यान से जरा फिर से समझ लो, एक बार जरा ध्यान से फिर से समझ लो बेटा। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैं अभी आपको क्या समझाना चाह रही हूं कि एक ये क्वांटम आएगा, एक क्वांटम आएगा या फोटोन आएगा जो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि मैंने पीछे के क्वांटम के नंबर बढ़ा दिए, अब मैं यहाँ पे 10 क्वांटम भेज रही हूँ। कितने क्वांटम भेज रही हूँ? 10 क्वांटम भेज रही हूँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपकी डेफिनेट सी बात है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से आपका करंट बढ़ेगा। जब आपके प्लेट्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, लेकिन अभी भी टक्कर तो सिर्फ एक क्वांटम की एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है ना। इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा रूल है, एक क्वांटम आएगा एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। अगर तुम ज्यादा क्वांटम देगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन से सब नहीं टकराएंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। तो इसका मतलब आप पीछे से अगर क्वांटम बढ़ाओगे तो आगे से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है ना। तो क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटम। ये चीज आई नो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगी, इसलिए रिपीट करके वीडियो को 2-3 बार देखना, यू विल गेट द कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ का वो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड दैट इज द बेसिक चैप्टर ऑफ योर डुअल नेचर ऑफ मैटर। उसको मैंने शॉर्ट में करके आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि कहता है कि जो वेव्स के फॉर्म में नहीं होती एनर्जी, एनर्जी हमेशा एक पार्टिकल या क्वांटम के फॉर्म में होती है। पहली बात तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कोई भी ऐसी आइडियल बॉडी जो हर तरीके की वेवलेंथ को एमिट कर सकती है, हर तरीके की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर सकती है। इसके अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अब ब्लैक बॉडी में यही सेम कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला लगता है कि एक ब्लैक बॉडी है, तुमको जितना उसके ऊपर फोटोन या क्वांटम फेंकना है फेंको, उसके अंदर सब कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है और एक टाइम के बाद ये एमिट करना स्टार्ट करेगी। तो सेम क्वांटम के फॉर्म में चीजें आएंगी, क्वांटम के फॉर्म में चीजें जाएंगी। जैसे वहां पे क्या हो रहा था कि क्वांटम आके स्ट्राइक कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक क्वांटम स्ट्राइक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सेम वही चीज यहाँ पे भी आती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार घिसा पिटा ये ग्राफ आता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि एनर्जी जो है आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वो आपके वेवलेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है? जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी कम है। जब आपकी वेवलेंथ कम है तो आपकी एनर्जी ज्यादा है। देखो जरा ये व्हाइट कलर से जो मैंने लाइन बनाई, इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी का ग्राफ आपको ऊपर दिखेगा, और वो तो हमने आगे भी पढ़ा था कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ती है उस तरीके से एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर के साथ भी एक रिलेशन देखा गया। ब्लैक बॉडी में जितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है ना, उतना ज्यादा उसकी एनर्जी रहती है। फिर डेफिनेट सी बात है, जो जितना ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी रहेगी।
तो उतना ज्यादा वो गर्म भी तो रहेगा ना। इसलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर एनर्जी आपके टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है, वो भी पावर 4 पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एम्स का क्वेश्चन है कि किस तरीके से, कौन सी पावर पे, पावर 4 पे, ठीक है, टी टू द पावर 4 पे आपकी एनर्जी डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फाइन, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो कहेंगे दो ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मान लो T है और दूसरे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 2T है, तो तुम मुझे बताओ कि एनर्जी का इनके रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए 2T है, इसका मतलब T टू द पावर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, मतलब एनर्जी जो है 16 गुना ज्यादा होगी पहले वाले के कंपैरिजन में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एनर्जी इनकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट इनकी वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब ये जो एरिया कवर करते हैं ना इस कर्व के अंदर, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर तुम इसके नीचे से विड्थ बढ़ाओगे तो हाइट कम हो जाएगी, हाइट बढ़ाओगे तो विड्थ कम हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कांस्टेंट रहता है। मैम ये क्यों बता रहे हो आप, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा ध्यान से देखना, जहां पे तुम देखोगे कि वेवलेंथ ज्यादा है वहां पे एनर्जी बहुत कम है, और अगर एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, ठीक है। जहां पे आप देखेंगे कि वेवलेंथ कम है तो वहां पे देखो टेम्परेचर बड़ा है और एनर्जी भी बड़ी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, एक दोनों को मिलकर कांस्टेंट रहना है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। लाइक एन एग्जाम्पल, जैसे घरों में हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, एक वाइब्रेंट होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, दूसरा थोड़ा कम होता है, वही एक्चुअली रिलेशनशिप ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई खाना बनाने में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई बाहर के काम में बहुत अच्छा है, तो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के कांस्टेंट रहने के लिए। फाइन, तो जहां वेवलेंथ बढ़ती है वहां टेम्परेचर कम हो जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि T2 यानी जो दूसरे वाला टेम्परेचर है वेवलेंथ पे, T2 वाला टेम्परेचर कहीं ज्यादा है T1 से, जबकि वेवलेंथ जो है वो पहले वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू T2, है ना। ये आपका हो गया आपका पूरा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की ताकि फिजिक्स के भी क्वेश्चंस लग पाए। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप्स हाइड्रोजन एटम के आपका बोर्ड मॉडल के साथ साथ पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अपकमिंग लेक्चर्स में ये आपको और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, बट हम थोड़े प्रैक्टिस करते हैं PYQs, ठीक है, कि कैसे ट्रिक्स लगाने हैं। मैम ये क्वेश्चन आया है, इसमें आपसे बोला गया है कि T1 T2 T3 में मुझे रिलेशन बताइए एंड λ1 λ2 λ3 में मुझे रिलेशन बताइए। जरा ध्यान से इस ग्राफ को देखिएगा, दिस इज अ ग्राफ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि मैंने आपको क्या बताया था कि लैम्डा इंटू टी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमें पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। तो व्हाट हैपेंस, λ1 सबसे कम किसका है? λ1 जो सबसे कम है वो 3 का है, तो मतलब 3 का लैम्डा सबसे कम है, उसके बाद 2 का है, उसके बाद 1 का है। तो टेम्परेचर इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा टेम्परेचर? टेम्परेचर 1 का ज्यादा होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा। इससे ज्यादा हमें कुछ सोचना ही नहीं है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं सोचना है। ग्राफ को हमेशा ऐसे इंटरप्रिटेट करो कि नीचे देखो लैम्डा किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 1 का लैम्डा है, इसका मतलब टेम्परेचर सबसे कम इसका होगा। सीधी सी बात, क्वेश्चन खत्म। आप देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि 3 ब्लैक बॉडीज आर कंपेयर्ड विद अ टेम्परेचर T1 T2 T3 एट अ रूम टेम्परेचर। हमने उनको रेडिएशन दिया, उनसे वेवलेंथ निकली, और आप मुझे बताइए कि उनकी वेवलेंथ का रिलेशन क्या है। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन में एक ग्राफ बना के तुमको डराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें क्या समझना है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। मैं सीधे से देखूंगी कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ 1 की है, तो टेम्परेचर सबसे कम उसका होगा। बस इसके बाद मैं आंसर मार्क करके आ जाऊंगी, इसके बाद मुझे कुछ देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन। जब आप कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं तो इतना ही कम टाइम लगता है बेटा, ठीक है। अब आगे, अब इसमें वो एक AR पूछते हैं। क्या एक AR पूछते हैं, जरा मैं आपको वो AR करके बता देती हूँ। वो बोलते हैं कि एक आयरन का रॉड है, मान लो रॉड है, आयरन रॉड है, उसको एक जो मेटल काम करने वाले लोग होते हैं, लोहार जिसको आप लोग बोलते हो, वो हीट करते हैं। तो पहले उसका जो टेम्परेचर है, मतलब किस तरीके से वेरी करेगा, पहले व्हाइट होगा, पहले ब्लू होगा, कि पहले रेड होगा। हम उसको कॉन्स्टेंटली हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके कलर का सीक्वेंस क्या होगा। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं आपसे सीधे बच्चे सोचेंगे हमें क्या पता, हम तो दुकान पे देखने जाते थे, पहले ब्लू होता था फिर व्हाइट होता था। ये सब कुछ नहीं सोचना है बेटा,
सीधी सी बात जरा समझने की कोशिश करो, जरा बहुत आसानी से बात समझने की कोशिश करना। बेटा व्हाइट, ब्लू और रेड में वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम रेड की होती है। इसका मतलब सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा? रेड का होगा। क्यों? क्योंकि आयरन इज अ ब्लैक बॉडी। आप उसको जितना हीट करेंगे वो उतना ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो वैसा हो जाएगा। लोगों को लगता है कि लाल बच्चे क्या करेंगे, रेड पे टिक करके आ जाएंगे, सबसे ज्यादा गर्म होता है रेड वाला। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये साइंस है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ब्लू की वेवलेंथ होती है, सबसे कम व्हाइट की होती है। ठीक, तो रेड वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर मिनिमम रहेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वेवलेंथ आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लैम्डा इंटू टी कॉन्स्टेंट रखना है। तो ये आपको एआर इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप कि आपको मेरी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, क्या बोला गया? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब और एमिटेड व्हेन द ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू स्टेशनरी एटम्स, टू स्टेशनरी स्टेट्स, इट इज E1 एंड E2। सीधे से पूछा जा रहा है कि भैया मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो तुम मुझे बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर वो E1 और E2, मतलब E1 पे था, मैंने एनर्जी दी, वो E2 पे कूद गया, तो अब मुझे बताओ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जरा इस फॉर्मूले पे आइए। मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था बेटा, कि जो भी आप एनर्जी देते हो वो दो पार्ट में यूटिलाइज होती है। पहली बात तो उसकी कुछ थ्रेशोल्ड होगी, और दूसरी बात एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखो, यही तो है कि जो मैं एनर्जी बाहर से दूंगी वो दो पार्ट में यूटिलाइज होगी। किस तरीके से दो पार्ट में यूटिलाइज होगी? जो गैप है एनर्जी का, मतलब आपने जो एनर्जी दी वो क्या हुई, मैंने एनर्जी दी मान लो इसको, तो वो सबसे पहले E1, मतलब जो उसका स्टेशनरी लेवल है उससे हटाना है मुझे, प्लस इसको मुझे कुछ एनर्जी देनी है। तो यही तो वेवलेंथ, यही तो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है कि भाई जो वेव निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितना हमने दिया जिसकी वजह से वो E2 पे पहुंच गया, यही तो पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर आपका हो जाएगा D। फिर से एक बार समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं। हमने बोला कभी भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो दो स्टेट्स में होता है। जो एनर्जी आप देते हो वो हमेशा, एक तो आपकी जो रोकने वाली एनर्जी होती है यानी आयनाइजेशन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके लिए होती है, और दूसरी कि जो वो वेव एमिट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, मतलब काम के लिए यूटिलाइज होती है। तो ये हमारी बेसिक एनर्जी थ्रेशोल्ड वाली हो गई, ये काम वाली हो गई। हमसे यही तो बोला जा रहा है कि मैंने इतनी एनर्जी दी कि वो दूसरे स्टेट पे पहुंच गया। तो तुम मुझे बताओ ये जो तुमने काम वाली एनर्जी दी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू न्यू। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप ट्रिक लगा के 2 मिनट में कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा मैंने एनर्जी दी तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, E1 प्लस E2 इज माइनस H न्यू इक्वल्स टू 0। इतना लंबा चौड़ा क्यों लगाना है बेटा? सीधे से हमें पता है जो तुम एनर्जी दोगे वो दो काम में यूटिलाइज होगी। पहले वाले को कम बैक करना है और दूसरे वाले से एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। दूसरे पे हम पहुंच गए, पहले वाली थ्रेशोल्ड ये है और जो हमने दिया वो ये है। सीधे से माइनस करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे नीट के PYQs हैं। अब देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कंपेयर टू एनर्जीज ऑफ रेडिएशन E1 एंड E2 जिनकी वेवलेंथ दी गई है। अब बच्चे क्या करेंगे? E इक्वल्स टू H न्यू को लिखेंगे HC बाय लैम्डा। फालतू की बकवास नहीं करनी है, हमारा दिमाग एकदम सेकंड्स में काम करना चाहिए कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसकी वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? दूसरे वाले, इसकी वेवलेंथ पहले वाले की ज्यादा है, दूसरे वाले की वेवलेंथ कम है, मतलब दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? डबल होगी। भाई E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो अगर पहले वाले की वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? दूसरे वाले की ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 2 गुना ज्यादा होगी। आंसर इज C। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरी वाली एनर्जी पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 400 से 800 कितना ज्यादा हो गया? अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स। तो सेकंड वाले की एनर्जी भी अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट होगी। तो बच्चे क्या करेंगे? ऐसे E1 बाय E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ऐसे करके निकाल लीजिए। सिंपल, बात खत्म। ठीक है, अब आगे आते हैं। आपको यही तो सीखना है कि कितने कम टाइम में कैसे ट्रिक्स लगाते हैं। ये सारे नीट के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ट्रिक्स कैसे कम टाइम में लगाते हैं यही हमें सीखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ अ फोटोन गिवन इज 3.03 into 10 to the power minus 19 जूल पर एटम। वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, ये आपको बता रहा है कि इतनी एनर्जी में दे रही हूं, इसका वेवलेंथ बताओ। आपको हमने ये कंसेप्ट पढ़ाया था बच्चों, अगर आपको याद हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको। E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा?
एच न्यू, इसको और क्या लिख देते हैं, एच सी बाय लैम्डा, यही तो लिखते हैं ना। अब बच्चे कहेंगे न्यू तो दिया नहीं है, तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं, एच की आपको वैल्यू पता होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻36 होता है, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होता है, और लैम्डा की वैल्यू क्या देख रखी है, सी 19, 3 कट जाएगा, 19 36 कट जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल से फैक्ट की तरह याद रखना है, ठीक है। इतना लंबा ये लगाना ही नहीं है, आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि एच हमेशा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई भी होता है। तो मैं ऊपर वाला लिखूंगा, नीचे लैम्डा लिखूंगा, 3/3 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो 656 के फॉर्म में ही आएगा। इस तरीके से आप कम टाइम में, देखो जैसे मेरे पास अगर टाइम नहीं रहता ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं क्या करती ना, मैं देखती कि अच्छा ई एच सी बाय लैम्डा है, सी में आपका 3 का टर्म आ जाएगा, 3 यहाँ से कट जाएगा, तो -10⁻⁻36 ऊपर बचेगा, इंटू 8 बचेगा, इंटू +19 बच जाएगा। सॉल्व करके देख लो। मैं इतना ही सॉल्व करती क्योंकि 6.6 तो आगे ऐसा का ऐसा ही रखा रह गया ना, मुझे करने की जरूरत क्या है भाई, प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू तो 6.6 ही होती है, और वही आना है आंसर में, क्यों, क्योंकि सी 3 है और लैम्डा भी आपका 3 दिया है क्वेश्चन में, तो वो तो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कम टाइम में क्वेश्चन करने हैं। अब जरा ये देख लीजिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देख के आधे लोग कहेंगे ये तो बड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन देखना जरा, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन दिस, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। भाई टाइम लैग तो होगा ना, ये तो सही बात है कि क्या ही टाइम लैग है, लोगों को लगता है नहीं आएगा लड़ेगा फिर जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होता। इसी को तो क्वांटम थ्योरी कहते हैं कि वो आया नहीं कि कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो एक्साइट होकर बाहर निकल जाता है। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है कि कोई टाइम लैग नहीं होता। दूसरी चीज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। गलत बात है। जितने इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितने ज्यादा तुम क्वांटम भेजोगे, जितना क्वांटम भेजोगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी इंटेंसिटी होगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट अब्सॉर्ब बिलो थ्रेशोल्ड इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको दूध 50 रुपए का मिल रहा है और मम्मी पापा आपको 20 रुपए देके भेजे, आप दूध खरीद पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। आप दूध खरीद नहीं पाएंगे तो आप आगे का अपना पॉकेट मनी का थोड़ी सोचोगे। तो जब आपके बेसिक चीजों के ही पैसे नहीं मिले, थ्रेशोल्ड तो वो एनर्जी है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो करो, सरफेस तक तो लेके आओ, वही नहीं मिलेंगे तो आप आगे का काम कैसे करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंसेप्ट बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बात बिल्कुल सही। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना क्वांटम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल। मतलब अगर मम्मी पापा तुमको फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 200 रुपए दे दें और दूध 50 रुपए का है तो तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक फंडा आपको समझना है। तो ये वाला ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी का मतलब है पहले मैं 1 क्वांटम फेंक रहा था, अब मैं 10 फेंकूंगा, तो 10 फेंकूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हूँ। ये था पार्ट 1 ऑफ योर बेसिक रैपिड सीरीज, जिसमें हम लोग रिविजन करेंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज, आप वहाँ पे सारे डाउट्स और जो डिस्कशन सेशंस होते रहते हैं उसके लिए भी आप एकदम यू कैन से रेडी रह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। दूसरा, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम विद द हैंडल डॉक्टर तान्या सिंह। होप यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।